रख के हाथ उसे तू फुसला ले के बोल भैया हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ AQ अंजुम और मैं हाजिर हूँ आपके सामने मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। इसमें हम जानेंगे मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास को जानेंगे, यानी इन दो शासक वर्ग के लोगों की शासन प्रणाली क्या था और आर्थिक स्थिति क्या थी, लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए, जिंदगी को गुजारने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो कैसे प्राप्त करते थे। इन दो मुद्दों पे ये पूरा लेसन है आपका। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक भारतीय इतिहास की विषय वस्तु ऋग्वैदिक काल पर केंद्रित रही है। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, इसको कौन सा काल कहेंगे? ऋग्वैदिक काल। इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं और उनका नाम है ऋग्वेद पहला, जिनकी रचना हुई 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व, और इस बीच के काल को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और उसके बाद 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है, इसमें अन्य जो 3 वेद हैं, कौन सा वेद है? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 3 वेदों की जो रचना है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई, और इस काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच का इसी समय में 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। ये जो 16 महाजनपद है, इन्हीं 16 महाजनपदों में 300 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। हमारा जो प्रीवियस भारत है, हम उसको कैसे जानेंगे? तो हम अपने प्रीवियस भारत को या पूरी दुनिया को जानने के लिए हमारे पास 3 प्रकार का स्रोत है। साहित्यिक स्रोत, पहला का नाम क्या है? साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत को जो है 2 भागों में बांटा। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। और दूसरा जो हमारा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ये वही स्रोत है जिसके बारे में आप हड़प्पा वाला जो लेसन, इससे पिछला वाला लेसन जो है आप उसमें पढ़े। और अगर आपने पिछला वाला लेसन हमारा नहीं देखा है तो आप उस लेसन को पहले देखें। और तीसरा जो स्रोत है वह है विदेशी यात्रियों के विवरण। जो विदेशी यात्री हमारे भारत में कहीं से आए, यहाँ पे घूमे, यहाँ की चीजों को देखे, और उन चीजों को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको लिखा रिटेन फॉर्म में। आज भी हमारे पास वो चीजें हैं, जैसे कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, अलबिरो ने किताबुल हिंद लिखा। तो ये वही किताबें हैं और ये वही लोग हैं जो हमारे भारत में आए और उन्होंने यहाँ के समाज को देखा, यहाँ पे रुके, यहाँ पे ठहरे, और जिन चीजों को उन्होंने देखा है किताब में उन्होंने वैसे ही लिख दिया। दैट मीन्स कि अगर हम उसी किताब को पढ़ेंगे तो हमको उस समय के हिंदुस्तान के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि हमारा हिंदुस्तान उस समय में कैसा था। उपनिषद की जो कुल संख्या है 108 है। पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जिसका नाम है विनय पिटक, सुत्ति पिटक, अभिधम्म कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। और भारत में जो इसकी स्थापना है 1886 ईस्वी में हुआ। सम्राट अशोक अभिलेख है वो ब्राह्मणी या फिर खरोष्टी लिपि में है। 1750 में सबसे पहले टिफेन थेलर ने अशोक के स्तंभ का पता लगाया। जेम्स प्रिंसेप ये पहला बंदा था जिसने खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का काम किया। यानी इससे पहले कोई पढ़ नहीं सकता था। जब हम पढ़ नहीं सकते थे तो हम बता नहीं सकते कि इनमें लिखा क्या है और पढ़ने के बाद क्या चीजें उनको मिली है। 1837 में बताते हैं। अशोक के कुल 14 शिलालेख अब तक प्राप्त हो चुका। देखो यहाँ पे जो है कुछ आपके खारवेल का हाथी गुफा, नागनी का नाना घाट गुफा, रुद्रदामन जूनागढ़, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी है पेज नंबर 18 में, कि ये कौन कौन सा इसका अभिलेख है और ये कहाँ पे मिला है और कब मिला है और इसमें क्या चीजें हैं। 3 बातें इसमें है। अभिलेख का नाम क्या है, कहाँ पे मिला है, कब मिला है और इसमें क्या बात है। इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लेना कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 491 ईस्वी पूर्व के बीच में किया। सबसे पहली तो बात है कि जब इन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की तो इन्होंने 80,000 गांवों को एक साथ कर लिया। उसके बाद दूसरा काम इन्होंने क्या किया, कौशला राज की पुत्री जिसका नाम कौशला देवी है, उनसे लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चेलना, मध्य देश की राजकुमारी खेमा, इन तीनों से उन्होंने शादी करने के बाद, विवाह करने के बाद अपनी स्थिति को और भी ज्यादा क्या किया, मजबूत किया।
और ये जो शादी, ये जो विवाह है, पिछले जमाने में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व था। वो इसलिए कि हो सकता है कि एक बाप अपने बेटे से लड़े, बेटा अपने बाप से लड़े, चाचा, दादा, नाना सब से लड़ेगा, लेकिन जनरली क्या होता था कि एक ससुर अपने दामाद से नहीं लड़ेगा, एक दामाद अपने ससुर से नहीं लड़ेगा। इसलिए यहाँ बिंबिसार ने क्या दिमाग लगाया कि भाई आसपास में जो थोड़ा सा मजबूत राजा लोग हैं उनकी बेटियों से शादी कर लो, ना रहेगा बांस ना बजेगी। मतलब बिंबिसार ने क्या किया, पास के जो 3 राजा लोग थे उनकी बेटियों से शादी करके उन राजाओं को होम्योपैथिक बना दी, ना साइड इफेक्ट। और इसका जो यहाँ पे खास बात क्या है मगध साम्राज्य के, कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि हर एक बेटे ने अपने बाप को मारा और गद्दी हथियाई। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया, उसके बेटे अजात शत्रु ने उसको मारा और फिर वो बादशाह बन गए। उसके बाद फिर उदयन ने फिर अजात शत्रु को मारा, फिर वो सम्राट बने। अशोक के पत्नियों के नाम कुछ यूं हैं कि देवी, तिस्रक्षिता, कारुवाकी, आसांदी मित्रा एवं पद्मावती, ये पत्नियां थी अशोक के। अशोक ने 5 दुर्गुण बताए हैं। पहला है उग्रता, दूसरा निष्ठुरता, तीसरा क्रोध और चौथा गर्व और 5वां है ईर्ष्या। अशोक ने समस्त भारत में अपने धर्म यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म के प्रचारक के रूप में कई प्रचारकों का नियुक्त किया। जैसे हमको यहाँ मिलता है कश्मीर एवं गंधार के लिए मध्यंतिक, हिमालय देश के लिए मध्यम, वनवासी के लिए रक्षित, यवन देश के लिए महारक्षित, अप्रांतक के लिए धर्म रक्षित, महाराष्ट्र के लिए महाधर्म रक्षित। इस तरह से कई लोगों को जो है धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग लोगों को उन्होंने क्या किया, नियुक्त किया। अब तक कुल 14 शिलालेख मिल चुके। स्तंभ लेख की कुल संख्या 6 है, गुहा लेख की कुल संख्या 3 है। हम जानेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में कि मौर्य प्रशासन जो है 4 भागों में बटा हुआ था, यानी कि मौर्य शासन जो है 4 भागों में बटा हुआ था। और पहला नाम है केंद्रीय शासन। अगर आज के डेट में अगर हम कहें तो समझो दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र की सरकार, जैसे कि अभी मोदी सरकार है ना। तो केंद्र सरकार पहला हो गया, जो कि खुद बादशाह होता था यानी कि सम्राट होता था। और उसके बाद दूसरे हिस्से में आता था प्रांतीय शासन, जो कि सम्राट जो होते थे, जो कि पूरे बादशाह होते थे, वो केंद्रीय प्रांतीय शासन के शासक को नियुक्त करते थे। और प्रांतीय शासक जो है नगर शासक को नियुक्त करते थे, और नगर शासक जो है ग्राम शासक को नियुक्त करते थे। इस तरह से मौर्यों का जो है शासन का काम चलता था। अब यहाँ पे आप काम इजीली समझ सकते हो कि अगर बादशाह है तो वो पूरा भारत को देखेगा। अगर कोई नगर प्रांतीय शासन है, प्रांत का मतलब समझ लो कि एक राज्य, वो सिर्फ अपने राज्य को देखेगा। और नगर शासन की अगर हम बात करें तो नगर शासन का मतलब समझ लो कि जैसे कि हमारा पूर्णिया, तो समझो अगर नगर शासक है वो तो सिर्फ अपने पूर्णिया को देखेगा। और अगर कोई ग्राम शासक है तो सिर्फ वो एक ग्राम को देखेगा, जो कि ग्राम का नाम है एक पंचायत का जो नाम होगा, सिर्फ उसी लेवल को, उसी को एक बराबर में देखेगा। लगभग वही रूप आज के डेट में हमारे भारत का भी है। मंत्री परिषद होते थे, और मंत्री परिषद जो है लगभग 12 से 20 होते थे। आज की डेट में भी अगर सोचो तो मिलाओ तो ये है। अभी हमारा केंद्र शासन में भी मंत्री होता है और उसको वेतन मिलता है। सेम इसी प्रकार से मौर्य शासन में मंत्री परिषद हुआ करते थे 12 से 20 लोग, और इसको वार्षिक वेतन के रूप में 12,000 पन मिलते थे। हमने ये देख लिया मौर्य शासन, वो शासन किस तरह से करते थे, हुकूमत कैसे करते थे। हमने क्या देखा अभी कि मौर्य शासन जो है कैसे करते थे, मौर्य शासक वर्ग के लोग कैसे वो शासन करते थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी कि मौर्यों का अर्थव्यवस्था कैसा था, यह अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड था। तो सबसे पहला आता है इसमें कृषि, दूसरा है व्यापार, और तीसरा है उद्योग। बुद्ध काल में पंचमार्क सिक्के, जिसको आहत कहा जाता था, चलता था। बोलो किसके अनुसार? बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, जिसमें से 80 स्तूपों को खुद उन्होंने देखा। कितने स्तूपों को खुद उन्होंने देखा? 80 स्तूपों को उन्होंने खुद देखा मतलब समझ पाए। नीतीश कुमार के अंतर्गत अभी लगभग बिहार में सिर्फ 1 साल में लगभग 1000 हाई स्कूल बना है। नीतीश कुमार के पास उतना समय है कि वो सभी स्कूलों में जाके एक मर्तबा घूम आवे? नहीं। तो यही बात है
कि बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप तो बनवाए, लेकिन उन्होंने स्वयं जो देख पाया या देखा सिर्फ 80 स्तूपों को। यानी शुंग वंश की जो स्थापना हुआ है, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है, उसका जो सेनापति है, उन्होंने उस राजा को मारा 184 ईस्वी पूर्व और खुद उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। उनका नाम ही पुष्यमित्र शुंग था, उसका नाम पुष्यमित्र शुंग था, अपने नाम से शुंग वंश की स्थापना की। अशोक के समकालीन सम्राट शी होंगटी ने हुनों के आक्रमण से चीनी लोगों को बचाने के लिए चीन का जो महादीवार है, इसका निर्माण उन्होंने करवाया। 1822 ईस्वी में गिरनार के महत्वपूर्ण शिलालेख की खोज की गई। इस पर अशोक, रुद्रदामन एवं स्कंदगुप्त का अभिलेख है। यह काव्य शैली का अभिलेख है, काव्य शैली का अभिलेख है। महाभारत और रामायण भी काव्य शैली में लिखा, ठीक है। वीडन महोदय ने 1915 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के रायचूर जिले में मास्की नामक ग्राम से अशोक की मास्की शिलालेख खोजा। इसमें एवं गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश के अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। ये क्वेश्चन है आपका इस किताब में भी कि अशोक का नाम हमको किससे मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में अशोक, समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। 1896 ईस्वी में फाहिरे ने नेपाल की तराई में अशोक के रुमिनदेई स्तंभ लेख की खोज की। यह सबसे छोटा लेख है। भरहुत लेख से बुद्ध व अजातशत्रु की भेंट का पता चलता है। पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या अभिलेख से उसके द्वारा बताए गए अश्वमेध यज्ञ का पता चलता है। यह अश्वमेध यज्ञ का प्रथम साक्ष्य है। नागनिका के नानाघाट अभिलेख में भूमिदान का प्रथम उल्लेख मिलता है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के रामगढ़ अभिलेख में मंदिरों में देवदासी रखने का प्रथम साक्ष्य मिलता है। भानुगुप्त का ईरान अभिलेख 510 ईस्वी भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। यह धन्य विष्णु ने लिखाया था। तोरमान के ईरान शिलालेख से विष्णु के 12 अवतारों का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई। पुराणों की संख्या 18 है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मस्की, गुर्जरा, नीनूर एवं उडे गोलम के लेखों में अशोक का नाम मिलता है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का नाम अभी पटना है, इससे पहले इसका नाम अजीमाबाद था। हेलो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को कई मर्तबा देख ले। अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आप फिर से देख ले, आपको समझ में जरूर आएगा। और मिलती है अगले वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चंस आंसर के साथ। धन्यवाद।